न्यूयॉर्क की ठंडी सुबह, चारों तरफ बर्फ जमी हुई है, हवा तूफानी है और नीचे एक छोटा सा रनवे मौजूद है। ऊपर आसमान में डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1086 लैंडिंग के लिए धीरे धीरे नीचे आ रही है। कॉकपिट में बैठे पायलट बेहद अनुभवी थे। विमान भरोसेमंद था। कागजों पर देखें तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन उस सुबह हर चीज अपनी सीमा पर थी। विमान भारी था, रनवे छोटा था और मौसम बिल्कुल बेरहम था। यहाँ गलती की कोई जगह नहीं थी। एक भी गलत फैसला और नतीजा सीधा विमान रनवे के बाहर जा सकता था। ये कहानी है उन कुछ सेकंड्स की, जहां दबाव, जल्दबाजी और फैसलों ने मिलकर एक उड़ान को उसकी आखिरी उड़ान बना दिया। किसी भी एयरलाइन के लिए ज्यादातर घरेलू उड़ानें एक जैसी होती हैं। रूट पहले से तय होता है, समय तय होता है और पूरा ऑपरेशन एक रूटीन प्रक्रिया की तरह चलता है। यानी पायलट, ग्राउंड स्टाफ और एयरलाइन सब यह मानकर चलते हैं कि यह भी एक सामान्य उड़ान होगी, जैसी रोज सैकड़ों बार होती है। 5 मार्च 2015 की सुबह भी कुछ ऐसी ही शुरू हुई थी। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1086 अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक-ऑफ की तैयारी कर रही थी। यह एक शेड्यूल्ड घरेलू उड़ान थी, जिसे न्यूयॉर्क के लाग्वार्डिया एयरपोर्ट तक जाना था। लगभग 2.5 घंटे का सफर। इस स्टेज पर हालात पूरी तरह सामान्य थे। कोई टेक्निकल अलर्ट नहीं, कोई मेंटेनेंस से जुड़ा असामान्य नोटिस नहीं और मौसम को लेकर भी कोई बड़ा खतरे का संकेत नहीं। कागजों पर देखें तो यह एक आम रूटीन फ्लाइट ही लग रही थी। विमान के अंदर कुल 127 यात्री मौजूद थे। केबिन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट थे और कॉकपिट में 2 पायलट, जो स्टैंडर्ड प्री फ्लाइट चेक्स और सभी जरूरी प्रोसीजर एक एक करके पूरा कर रहे थे। लेकिन यहीं एक बात समझना जरूरी है। उस सुबह जब यात्री अपनी सीटों पर बैठे, केबिन के दरवाजे बंद हुए और जब टेक-ऑफ की तैयारी पूरी हुई, तब किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान इस विमान की आखिरी ऑपरेशनल फ्लाइट बनने जा रही है। यह विमान था 27 साल पुराना। अब यहाँ 27 साल पुराना होने का मतलब यह नहीं होता कि विमान असुरक्षित है। एविएशन में उम्र से ज्यादा मायने रखते हैं मेंटेनेंस रिकॉर्ड और ऑपरेशनल हिस्ट्री। MD-88 को एविएशन इंडस्ट्री में छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट माना जाता था। डेल्टा अपने घरेलू नेटवर्क में इस मॉडल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही थी। उस समय एयरलाइन के बेड़े में 100 से ज्यादा MD-98 एक्टिव सर्विस में थे और 2000 से अधिक पायलट इस सीरीज के विमानों पर ट्रेंड थे। यानी यह कोई नया या प्रयोगात्मक विमान नहीं था, बल्कि एक वेल नोन और वेल अंडरस्टूड एयरक्राफ्ट था। कागजों पर देखें तो इसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी शानदार था, लेकिन हर विमान डिजाइन की कुछ अपनी खास विशेषताएं होती हैं। MD-88 की भी एक खास बात थी। इसके इंजन विमान के पीछे की तरफ लगे होते हैं। आमतौर पर यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यही डिजाइन आगे चलकर एक अहम भूमिका निभा सकता है। अब अगर कॉकपिट की बात करें तो यहां भी किसी तरह की कमी नहीं थी। फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा था एक बेहद अनुभवी और भरोसेमंद क्रू। कमांड में थे 56 वर्षीय कैप्टन थियोडोर लोअर। वे 1989 से एयरलाइन पायलट थे और लंबे समय से डेल्टा के साथ उड़ान भर रहे थे। एयरलाइन करियर से पहले वे अमेरिकी वायुसेना में F-16 फाइटर जेट पायलट और इंस्ट्रक्टर पायलट रह चुके थे। उनके पास 15,000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से लगभग 11,000 घंटे MD-80 सीरीज पर थे। सीधी भाषा में कहें तो इस विमान को वे अच्छी तरह जानते थे। फर्स्ट ऑफिसर थे 46 वर्षीय डेविड फिलिप्स। वे 2007 से डेल्टा के साथ थे और 737 के साथ साथ MD-80-8 भी उड़ा चुके थे। इससे पहले वे 727 एयरक्राफ्ट पर फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम कर चुके थे और उससे भी पहले अमेरिकी नौसेना में उड़ान भर चुके थे। उनके पास भी करीब 11,000 घंटे का फ्लाइट अनुभव था, जिसका बड़ा हिस्सा MD-80 सीरीज पर ही था। यानी कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट अपने काम में पूरी तरह माहिर थे। दोनों का सेफ्टी रिकॉर्ड पूरी तरह साफ था और एयरलाइन के अंदर उन्हें फोकस्ड, प्रोफेशनल और बेहतरीन टीम वर्क वाले पायलट्स के रूप में जाना जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा कॉकपिट था जिस पर एयरलाइन को पूरा भरोसा था। सुबह 9:25 पर फ्लाइट 1086 अटलांटा के आसमान में उड़ान भर चुकी थी। इस फेज में फर्स्ट ऑफिसर विमान कंट्रोल कर रहे थे, जबकि कैप्टन मॉनिटरिंग और ओवरसाइट संभाल रहे थे। करीब 2 घंटों में यह फ्लाइट न्यूयॉर्क के हाई डेंसिटी एयर स्पेस में एंटर करने वाली थी और जैसे जैसे विमान अपनी क्रूजिंग ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था, कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जिसकी शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब विमान 33,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंचकर स्थिर हुआ, तो कॉकपिट के अंदर बातचीत का फोकस अब साफ तौर पर बदल चुका था। अब चर्चा उड़ान की नहीं, बल्कि उस लैंडिंग की थी जो कुछ समय बाद न्यूयॉर्क में होने वाली थी। न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते हुए पायलट लगातार वहां की लाइव वेदर सिचुएशन पर नजर बनाए हुए थे। ईस्ट कोस्ट में फैला विंटर स्टॉर्म सिस्टम धीरे धीरे एक बड़ी चिंता बनता जा रहा था। यह चिंता सिर्फ खराब मौसम की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी
कि क्या ऐसे हालात में लगवाडिया एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग संभव भी हो पाएगी या नहीं। यह कोई 1-2 मिनट की औपचारिक चर्चा नहीं थी। पूरी क्रूज के दौरान पायलट बार बार रूट पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरलाइन के डिस्पैच सेंटर से संपर्क में रहे। मकसद बिल्कुल साफ था, हर नए अपडेट के साथ मौसम, रनवे की स्थिति और उससे जुड़े ऑपरेशनल रिस्क को दोबारा और ध्यान से परखना। सीधी भाषा में कहें तो सवाल यह नहीं था कि विमान न्यूयॉर्क पहुंचेगा या नहीं, सवाल यह था कि क्या हालात उसे वहां सुरक्षित उतरने की अनुमति देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, यह अनिश्चितता कॉकपिट में एक तरह का मौन दबाव पैदा कर रही थी। ऐसा दबाव जो भले ही शब्दों में न कहा जाए, लेकिन पायलटों के हर फैसले पर असर डालता है। और आगे चलकर यही मानसिक स्थिति इस उड़ान के नतीजे में एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। करीब सुबह 10:15 बजे विमान ने न्यूयॉर्क की ओर डिसेंट शुरू किया। यहीं से उड़ान अपने सबसे संवेदनशील फेज में एंटर करने वाली थी। उस वक्त लागार्डिया एयरपोर्ट पर मौसम की हालत सेफ लैंडिंग की बिल्कुल न्यूनतम सीमा पर थी। विजिबिलिटी सीमित थी, रनवे ठंडा और गीला था और गलती की कोई खास गुंजाइश नहीं बची थी। मतलब साफ था, ये ऐसे हालात थे जहां हर चीज सीमा पर चल रही थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए MD-88 पर अपने गहरे अनुभव के आधार पर कैप्टन ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि इस क्रिटिकल फेज में वे खुद पायलट फ्लाइंग की भूमिका निभाएंगे, यानी अब विमान को सीधे कैप्टन कंट्रोल करने वाले थे। इसके बाद फर्स्ट ऑफिसर से कंट्रोल लेकर लैंडिंग की पूरी जिम्मेदारी कैप्टन ने अपने हाथ में ले ली। ऐसे फैसले आमतौर पर तभी लिए जाते हैं जब हालात सामान्य से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हों। अब अगला कदम था लैंडिंग डिस्टेंस चार्ट्स का विश्लेषण। इन चार्ट्स का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया जाता है कि मौजूदा परिस्थितियों में विमान को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए कितनी रनवे लंबाई चाहिए होगी। यह कैलकुलेशन कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, विमान का कुल वजन, फ्लैप्स की सेटिंग, हवा की स्पीड और दिशा, और सबसे अहम रनवे की सतह की स्थिति, यानी रनवे सूखा है, पानी से ढका है या फिर बर्फ और बर्फीली परत से प्रभावित है। चार्ट्स देखने के बाद कैप्टन को एक बात साफ समझ में आ गई, भले ही टचडाउन के तुरंत बाद मैक्सिमम ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाए, फिर भी विमान को रनवे के भीतर रोक पाने के लिए ब्रेकिंग एक्शन का गुड कैटेगरी में होना बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ एक बेहद अहम बात थी जिसे आम लोग अक्सर नहीं जानते। ब्रेकिंग एक्शन किसी मशीन, किसी सेंसर या किसी ऑटोमेटिक सिस्टम से तय नहीं होता। असल में जो पायलट पहले रनवे पर उतरते हैं, वे अपने रियल टाइम अनुभव के आधार पर ब्रेकिंग की स्थिति की रिपोर्ट देते हैं। इसी फीडबैक को गुड, मीडियम या पोर जैसी कैटेगरी में बांटा जाता है और यही रिपोर्ट अगली उड़ानों के लिए सबसे निर्णायक जानकारी बन जाती है, क्योंकि उसी के आधार पर अगले पायलट यह तय करते हैं कि लैंडिंग सुरक्षित है या फिर नहीं। इसी वजह से कैप्टन ने डिस्पैच सेंटर से संपर्क किया और साफ साफ पूछा कि क्या रनवे के ब्रेकिंग एक्शन को लेकर कोई ताजा रिपोर्ट उपलब्ध है। लेकिन जवाब उम्मीद के बिल्कुल उलट था। उस समय लागार्डिया एयरपोर्ट का रनवे स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए बंद था, यानी रनवे से बर्फ हटाने का काम चल रहा था। जब तक रनवे की सफाई चलती रहती है, तब तक कोई भी विमान लैंड नहीं कर सकता, और जब कोई लैंडिंग नहीं होती तो ब्रेकिंग एक्शन की कोई नई रिपोर्ट भी नहीं मिल सकती। यह क्लियरिंग ऑपरेशन करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान फ्लाइट 1086 समेत न्यूयॉर्क की ओर आ रही कई उड़ानों को आसमान में होल्डिंग पैटर्न में भेज दिया गया। यहीं से कॉकपिट के अंदर तनाव साफ महसूस होने लगा। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि अगर डिस्पैच ने पहले ही यह बता दिया होता कि रनवे क्लियर होने तक होल्ड में रखा जा सकता है, तो वे फ्यूल, समय और उपलब्ध विकल्पों को कहीं बेहतर तरीके से प्लान कर सकते थे। कैप्टन की चिंता पूरी तरह व्यावहारिक थी। अगर लंबे होल्ड के बाद यह सामने आता कि उनसे पहले लैंड करने वाले किसी विमान ने ब्रेकिंग एक्शन को मीडियम या पोर बताया है, तो उनके पास डाइवर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उनका मानना था कि अगर रनवे क्लियर होने से पहले ब्रेकिंग कंडीशन की कोई भी जानकारी मिल जाती, तो वे उसी समय यह फैसला कर सकते थे कि होल्ड में रहना सही है या फिर तुरंत डाइवर्ट करना ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन होगा। इसी बीच फ्लाइट क्रू ने लैंडिंग के दौरान अपनाई जाने वाली ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा शुरू कर दी। मौजूदा हालात को देखते हुए एक बात तय कर ली गई, टचडाउन के तुरंत बाद विमान में सबसे ऊंची ऑटो ब्रेक सेटिंग यानी मैक्स ऑटो ब्रेक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, कम से कम दूरी में विमान की स्पीड को अधिकतम तरीके से कम करना, ताकि रनवे की सीमित लंबाई में विमान को रोका जा सके। इस स्टेज पर हर फैसला मौसम, रनवे की हालत और समय के एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ था। यहां जरा सी भी चूक आगे चलकर बहुत बड़े नतीजे ला सकती थी। लैंडिंग के इस चरण में एक और अहम फैसला सामने आ चुका था। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रेडियो पर एक दूसरी फ्लाइट को सूचना दी कि लागार्डिया पर ब्रेकिंग एक्शन खराब रिपोर्ट किया गया है। फ्लाइट 1086 का क्रू यह पूरी बातचीत सुन रहा था। कैप्टन ने तुरंत कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो ऐसे हालात में लैंडिंग संभव नहीं होगी।
लेकिन हालात एक बार फिर बदल गए। सिर्फ 3 मिनट बाद लागार्डिया पर उतरने वाले एक और विमान ने ब्रेकिंग एक्शन को अच्छा रिपोर्ट किया। इसके बावजूद कैप्टन पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उनकी चिंता सिर्फ रिपोर्ट के शब्दों को लेकर नहीं थी, बल्कि इस बात को लेकर थी कि यह रिपोर्ट किस एयरलाइन और किस तरह के विमान ने दी है। जल्द ही यह साफ हुआ कि यह रिपोर्ट यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट से आई थी और वह विमान था एयरबस A320। यह जानकारी बेहद अहम थी क्योंकि A320 की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस MD-80 सीरीज के काफी करीब मानी जाती है। सीधी भाषा में कहें तो अगर A320 को रनवे पर अच्छी पकड़ मिल रही थी तो MD-80 के लिए भी हालात लगभग वैसे ही होने चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि यूनाइटेड के क्रू की रिपोर्ट फ्लाइट 1086 के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा भरोसेमंद मानी जा सकती थी। हालात अब भी सीमा पर खड़े थे, लेकिन तकनीकी रूप से वे अभी भी सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स के भीतर थे। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 1086 को रडार वेक्टर देना शुरू किया ताकि विमान को लागार्डिया के रनवे 13 के साथ सीधे लाइनअप कराया जा सके। कुछ ही मिनटों के भीतर विमान रनवे 13 के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS पर पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। ATC से जवाब मिला, हवा 300 डिग्री की दिशा से करीब 9 नॉट की रफ्तार से चल रही है और फ्लाइट 1086 को रनवे 13 पर लैंड करने की अनुमति दी जाती है। ATC ने यह भी बताया कि रनवे की ब्रेकिंग कंडीशन पहले लैंड कर चुके एक एयरबस और एक रीजनल जेट द्वारा काफी अच्छा रिपोर्ट की गई है। इसका सीधा मतलब यह था कि उन विमानों को रनवे पर स्पीड कम करने में कोई बड़ी परेशानी नहीं आई थी। इसके अलावा ATC ने यह भी साफ किया कि टचडाउन जोन रनवे के पहले 6000 फीट तक उपलब्ध है और उसके बाद करीब 3000 फीट का रोल आउट एरिया मौजूद है। कागजों पर देखें तो अब भी यह लैंडिंग सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स के भीतर मानी जा रही थी। अब कैप्टन ने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पुष्टि की। लैंडिंग गियर डाउन, फ्लैप्स 40, स्पॉयलर्स मैक्सिमम और ऑटो ब्रेक्स आर्म्ड। इसका साफ मतलब था कि यह लैंडिंग रफ्तार कम करने की एक बेहद आक्रामक कोशिश होने वाली थी। विमान के हर सिस्टम को इस तरह सेट किया जा चुका था कि उसे कम से कम दूरी में रोका जा सके। पूरे अप्रोच के दौरान क्रू लगातार यह सुनता आ रहा था कि रनवे की सफाई के कारण आने वाली कई उड़ानों को होल्डिंग पैटर्न में डाला जा रहा है। इसी वजह से उन्हें यह अंदाजा भी था कि जैसे ही रनवे दिखाई देगा उस पर बर्फ के कुछ पैच जरूर नजर आएंगे। इस पॉइंट पर लैंडिंग का हर सेकंड मौसम, हवा और रनवे की वास्तविक हालत पर निर्भर कर रहा था और अब रनवे तेजी से उनके सामने उभरने ही वाला था। जमीन से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच अप्रोच लाइट्स दिखाई देने लगीं। यह वही लम्हा होता है जब खराब मौसम में पायलटों को पहली बार रनवे की वास्तविक स्थिति का सीधा अंदाजा मिलता है। कैप्टन ने कॉल दिया कि वे अप्रोच जारी रख रहे हैं, यानी इस ऊंचाई पर भी उनके हिसाब से लैंडिंग को अबॉर्ट करने की कोई ठोस वजह नहीं बची थी। कुछ ही सेकंड बाद रनवे भी नजर आने लगा, लेकिन वह वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा क्रू ने अनुमान लगाया था। जहां पायलटों को पक्की सतह पर सिर्फ बर्फ के कुछ पैच दिखने की उम्मीद थी, वहीं पूरा रनवे लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। इसका मतलब कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट तुरंत समझ गए अब रनवे की वास्तविक ब्रेकिंग क्षमता पहले की सभी गणनाओं से कहीं ज्यादा खराब हो सकती थी। सीधी भाषा में कहें तो विमान की स्टॉपिंग डिस्टेंस अब पहले से कहीं ज्यादा होने वाली थी। हालात को देखते हुए कैप्टन ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने विमान को थोड़ा जल्दी टचडाउन कराने के लिए नाक को हल्का सा नीचे किया। इसका मकसद साफ था, जितनी जल्दी विमान रनवे को छुएगा उतना ज्यादा रनवे रोकने के लिए उपलब्ध रहेगा। लागार्डिया जैसे छोटे रनवे पर हर अतिरिक्त मीटर कीमती होता है। जैसे ही विमान ने टचडाउन किया, कैप्टन का पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, विमान को रोकना। उन्होंने तुरंत थ्रस्ट रिवर्सर्स तैनात कर दिए। इससे इंजनों की हवा पीछे की ओर जाने की बजाय आगे की ओर मोड़ दी गई ताकि विमान की आगे की गति तेजी से कम हो सके। लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर एक नई समस्या सामने आ गई। विमान धीरे धीरे बाईं ओर याव करने लगा, यानी नाक रनवे की सेंटर लाइन से हटने लगी। कैप्टन ने विमान को सीधा रखने के लिए दाएं रडर पर जोर दिया, लेकिन इसके बावजूद विमान बाईं ओर फिसलता ही चला गया। अब असली समस्या पूरी तरह सामने आ चुकी थी। थ्रस्ट रिवर्सर्स से निकल रही तेज हवा सीधे रडर पर टकरा रही थी। इससे रडर के ऊपर से हवा का सामान्य प्रवाह बुरी तरह बिगड़ गया। नतीजा यह हुआ कि रडर अपना असर लगभग खो चुका था, यानी कैप्टन विमान की दिशा पर पूरा नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। यह स्थिति समझते ही फर्स्ट ऑफिसर जोर से बोले, रिवर्स से बाहर आइए, रिवर्स से बाहर आइए। कैप्टन ने तुरंत थ्रस्ट रिवर्सर्स समेट लिए और दाएं रडर और दाएं ब्रेक पर पूरी ताकत से दबाव डाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान की गति, रनवे की फिसलन और दिशा पर नियंत्रण की कमी, इन तीनों का असर अब एक साथ सामने आ रहा था। विमान रनवे के किनारे से बाहर निकल गया। वह एयरपोर्ट की परिधि वाली बांध को तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में उसका बायां पंख फ्लशिंग बे के पास बने तटबंध से टकरा गया। इस टक्कर से बाएं फ्यूल टैंक में दरार पड़ गई और ईंधन तेजी से बाहर बहने लगा। विमान कुछ 100 मीटर तक तटबंध के सहारे घिसटता रहा और आखिरकार ऊपर चढ़कर रुक गया, जहां उसकी नाक खाड़ी के ऊपर लटकी हुई थी।
तटबंध की वजह से विमान पूरी तरह पानी में गिरने से तो बच गया, लेकिन अब अंदर बैठे लोगों के लिए हर सेकंड बेहद अहम बन चुका था। यहीं से यह कहानी एक साधारण लैंडिंग की नहीं बल्कि इमरजेंसी रेस्पॉन्स और सर्वाइवल के फेज में एंटर करती है। फ्लैशिंग बे का पानी बेहद ठंडा और बर्फीला था, लेकिन घनी बर्फबारी और बेहद कम विजिबिलिटी की वजह से टावर में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि फ्लाइट 1086 रनवे से बाहर जा चुकी है। टावर के नजरिए से देखें तो उस पल सब कुछ अब भी सामान्य लग रहा था। इसी वजह से टावर अगली अप्रोच पर आ रही फ्लाइट को लैंडिंग क्लियरेंस देता रहा। साथ ही वे फ्लाइट 1086 को भी लगातार रेडियो पर कॉल करते रहे, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिला। अब इसका कारण साफ हो चुका था। तटबंध से टकराने के प्रभाव में विमान की इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुकी थी। रेडियो काम नहीं कर रहे थे, कॉकपिट और टावर के बीच कोई संपर्क संभव नहीं था और पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम भी पूरी तरह बंद हो चुका था। मतलब यह कि कॉकपिट से बाहर की दुनिया को यह तक पता नहीं था कि विमान रनवे से बाहर निकल चुका है। काफी देर बाद जब एक स्नो रिमूवल वाहन रनवे के किनारे काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त विमान तक पहुंचा, तभी जाकर टावर को हादसे की वास्तविक जानकारी मिली। इसके बाद रेडियो पर काफी देर तक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सिर्फ रनवे 13 बंद किया जाए या फिर पूरा एयरपोर्ट बंद किया जाए, और अगर इमरजेंसी घोषित की जाए तो रेस्क्यू और फायर सर्विसेज को किस स्तर पर एक्टिव किया जाए। लगातार पुष्टि और ग्राउंड रिपोर्ट्स के बाद आखिरकार क्रैश रेस्क्यू टीम को यह सूचना दी गई कि रनवे 31 के पास नॉर्थ व्हीकल सर्विस रोड के इलाके में एक विमान रनवे से बाहर चला गया है। इसके तुरंत बाद लगवार्डिया एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब इस पूरे हादसे का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है, इवैक्यूएशन में हुई देरी। विमान के रुकने के करीब 6 मिनट बाद कैप्टन ने इवैक्यूएशन का आदेश दिया, लेकिन यहाँ समस्या यह थी कि इस आदेश में तत्काल खतरे का स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया। यानी यह साफ नहीं कहा गया कि स्थिति कितनी गंभीर है। इसका सीधा असर यह हुआ कि इवैक्यूएशन तुरंत शुरू नहीं हो पाया। आदेश मिलने के बाद भी करीब 6 मिनट की और देरी हो गई। जब इवैक्यूएशन वास्तव में शुरू हुआ तो उसे पूरा होने में करीब 5 मिनट का समय लगा। अब इसे नियमों के संदर्भ में देखें तो एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक विमान को 90 सेकंड के भीतर पूरी तरह खाली हो जाना चाहिए। यहाँ यह समय कई गुना ज्यादा हो चुका था। यह देरी बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी, खासकर तब अगर ईंधन में आग लग जाती। लेकिन सौभाग्य से इस हादसे के बाद कोई आग नहीं लगी। अगर फ्यूल टैंक में आग भड़क जाती तो इतनी देर जानलेवा साबित हो सकती थी। किस्मत और त्वरित ग्राउंड रिस्पांस की वजह से इस हादसे में सभी 127 यात्री और 5 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें जरूर आईं, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि विमान को इतना गंभीर स्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचा था कि उसकी मरम्मत व्यावहारिक रूप से संभव नहीं थी। आखिरकार इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह राइट ऑफ घोषित कर दिया गया। यह हादसा एक बार फिर यह सिखाता है कि जब मौसम, रनवे की हालत और ऑपरेशनल फैसले एक साथ दबाव बनाते हैं तो छोटी सी देरी या एक गलत अनुमान भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। दुर्घटना के बाद नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB के जांचकर्ता मौके पर पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ यह जानना नहीं था कि विमान रनवे से बाहर कैसे गया, बल्कि यह समझना था कि लैंडिंग के बाद कंट्रोल आखिर पूरी तरह खत्म क्यों हो गया। अपनी फाइनल रिपोर्ट में जांचकर्ताओं ने एक बेहद अहम बात पर जोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन ने टचडाउन के तुरंत बाद जरूरत से ज्यादा रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ एक टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी बात समझनी होगी। विमान को सीधा रखने का काम रडर करता है। रडर तभी काम करता है जब उसके ऊपर से हवा सही तरीके से बहती रहे। लेकिन जब बहुत ज्यादा रिवर्स थ्रस्ट लगाया जाता है तो इंजनों से निकलने वाली तेज हवा रडर तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाती है। इस वजह से रडर के ऊपर हवा का सामान्य प्रवाह बाधित हो जाता है। इस स्थिति को एविएशन की भाषा में रडर ब्लैंकिंग कहा जाता है। सीधी भाषा में कहें तो पायलट रडर जितना भी घुमा ले, विमान उस पर प्रतिक्रिया देना लगभग बंद कर देता है। MD-80 सीरीज के विमानों में यह समस्या कोई नई बात नहीं थी। यह दशकों से जानी पहचानी थी। इसी वजह से इन विमानों को उड़ाने वाले पायलटों को स्पष्ट ट्रेनिंग दी जाती थी कि गीले या बर्फीले रनवे पर अत्यधिक रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इस उड़ान में कैप्टन पर मानसिक दबाव असाधारण रूप से ज्यादा था। पूरे अप्रोच के दौरान वे लगातार इसी चिंता में थे कि कहीं विमान लागार्डिया के छोटे रनवे के अंत तक न निकल जाए। यही मानसिक दबाव उनका ध्यान धीरे धीरे सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ले गया, किसी भी हालत में विमान को जितनी जल्दी हो सके रोकना। और इसी दबाव में टचडाउन के तुरंत बाद उन्होंने सामान्य से काफी ज्यादा जल्दी और काफी ज्यादा ताकत से रिवर्स थ्रस्ट लगा दिया। अब जरा तुलना समझिए। सूखे रनवे पर MD-80 सीरीज के लिए लगभग 1.6 EPR तक रिवर्स थ्रस्ट की सिफारिश होती है। गीले या फिसलन भरे रनवे पर यह सीमा और भी कम हो जाती है, अधिकतम लगभग 1.3 EPR।
लेकिन इस केस में जो हुआ वह इससे कहीं आगे था। बाईं इंजन पर करीब 2.07 ईपीआर और दाईं इंजन पर करीब 1.91 ईपीआर तक रिवर्स थ्रस्ट लगाया गया। इतनी ज्यादा ताकत से रडर लगभग पूरी तरह बेअसर हो गया। ऊपर से बाईं इंजन की ताकत दाईं इंजन से ज्यादा होने के कारण विमान धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ने लगा। जब इसमें फिसलन भरा रनवे और बदलती हवा की दिशा जुड़ गई तो पायलट के पास विमान को सीधा रखने का कोई प्रभावी साधन नहीं बचा। नतीजा यह हुआ कि कंट्रोल पूरी तरह खो गया और विमान बाईं तरफ से रनवे के बाहर निकल गया। एनटीएसबी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। यह हादसा किसी एक गलती की वजह से नहीं हुआ। यह मानसिक दबाव, गलत ब्रेकिंग रणनीति और जरूरत से ज्यादा रिवर्स थ्रस्ट के खतरनाक मेल का नतीजा था। यह हादसा एविएशन की उस सच्चाई को एक बार फिर याद दिलाता है कि सुरक्षा किसी एक सिस्टम पर नहीं, बल्कि इंसान, मशीन और प्रक्रियाओं के संतुलन पर टिकी होती है। अगर आपको इस वीडियो की एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। चैनल पर हम रियल इंसिडेंट्स को पूरी रिसर्च और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर पहले से मौजूद हमारी पिछली एविएशन डॉक्यूमेंट्री भी जरूर देखें। वहां भी एक छोटा सा फैसला किस तरह बड़ी घटना में बदल गया वो डिटेल में बताया गया है। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।